दोस्तों कर्मवाच्य में प्रधान होता है। कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है? कर्ता, भाव, विचार, कर्म। तो याद रखिएगा कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया, वचन, अव्यय, वाच्य। तो याद रखिएगा जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह अव्यय कहलाते हैं। जैसे तथा, किंतु। यहाँ पर तथा लिखा हुआ है। तथा में दोस्तों लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए यह अव्यय होता है। तथा, किंतु, परंतु एवं अर्थात और ये सभी दोस्तों अव्यय हैं, क्योंकि इसमें लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह अव्यय कहलाते हैं। सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, इस विराम चिन्ह का नाम है। इस विराम चिन्ह का क्या नाम है? देखिए दोस्तों इस विराम चिन्ह का नाम प्रश्नवाचक है। यह प्रश्नवाचक का चिन्ह है। पूर्ण विराम का चिन्ह इस प्रकार से होता है, प्रश्नवाचक का चिन्ह इस प्रकार से होता है, अल्प विराम का चिन्ह इस प्रकार से होता है और योजक चिन्ह इस प्रकार से होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। ध्यान से देखते हुए चलिए, देखिए किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर अर्थ प्रकट करते हैं। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? देखिए दोस्तों मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जबकि दोस्तों विलोम शब्द अपना विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। विलोम शब्द अपना विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं और पर्यायवाची शब्द अपना समान अर्थ प्रकट करते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का क्या अर्थ है? देखिए दोस्तों एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है एक ही काम से दो लाभ होना। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। एक ही काम से दो लाभ होना। अगला प्रश्न है, हास्य रस का अस्थाई भाव है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? तो याद रखिएगा हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। और श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और बीभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट है। कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? देखिए दोस्तों कुंडलिया छंद में 6 चरण होते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। कुंडलिया दोस्तों ये विषम मात्रिक संयुक्त छंद है जो दोहा और रोला छंदों के संयोग से बनता है। इस छंद के प्रथम चरण की रचना दोहे से और अंतिम चरण की रचना रोला से होती है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? देखिए दोस्तों वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति अनुप्रास अलंकार में होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति अनुप्रास अलंकार में होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? देखिए दोस्तों शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने? 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप होगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या है आपको यह बताना है। तो याद रखिएगा तपस्वी का स्त्रीलिंग तपस्विनी होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, इसी प्रकार के प्रश्न आगामी परीक्षा में पूछा जाएगा। आचार्य का पुल्लिंग शब्द होगा। आचार्य का पुल्लिंग यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका पुल्लिंग दोस्तों आचार्य होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है, आचार्य।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है। पुस्तक रखी है, इसमें कौन सा वचन है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या त्रिवचन? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, एक वचन। पुस्तक रखी है, इसमें एक वचन है। ठीक है, इसका बहुवचन होगा पुस्तकें रखी है। पुस्तकें रखी हैं, इसका बहुवचन हो जाएगा, और पुस्तक रखी है ये एक वचन है। अगला प्रश्न है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग हुआ है? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो इसमें दोस्तों कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है वह कर्ता कारक कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, पाठ पढ़ाने का काम शिक्षक कर रहा है, तो यहाँ पर कर्ता कारक हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। हिंदी में 8 कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन। ये सभी दोस्तों हिंदी में कारक होते हैं। इनकी अलग अलग विभक्तियां होती हैं, जैसे कि कर्ता की विभक्ति ने होती है, कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ये सभी दोस्तों कारक और कारक की विभक्ति है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? देखिए दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं, हम, हमारा, मुझे, मैंने, ये सभी आते हैं। मध्यम पुरुष के अंतर्गत दोस्तों तुम, तुमने, तुमको, आप, ये सभी आते हैं। अन्य पुरुष के अंतर्गत वह, उन्हें, उसको, वे, ये सभी आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? याद रखिएगा, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। नमक दोस्तों ये विशेषण नहीं है। यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका विशेषण दोस्तों नमकीन होता है। नमक विशेषण नहीं है, इसका विशेषण नमकीन होता है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि पथरीला ये विशेषण है, नमकीन ये भी विशेषण है, और यहाँ पर बर्फीला लिखा है ये भी विशेषण है। ठीक है, यहाँ पर नमक जो है ये विशेषण नहीं है, इसका विशेषण नमकीन हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्रिया कहलाते हैं, जैसे कि पढ़ना, खाना, लिखना, पीना, ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से क्या काल कहलाता है? तो याद रखिएगा, क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है। काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द तत्सम कहलाते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इनके विकृत रूप को तद्भव कहते हैं। इनके विकृत रूप तद्भव कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, माथा यहाँ पर क्या है? तद्भव शब्द है। माथा तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम दोस्तों मस्तक होता है। ठीक है, जबकि ग्राम, ग्राम यहाँ पर जो लिखा है, अश्रु और सूर्य, ये क्या है दोस्तों? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा? ग्राम का तद्भव होगा गांव। ठीक है, ग्राम का तद्भव क्या होगा? गांव हो जाएगा। अश्रु का तद्भव आंसू हो जाएगा। सूर्य का तद्भव सूरज हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? देखिए दोस्तों, समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द
कहलाते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जैसे कि आंख के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? नेत्र हो गया, लोचन, नयन, दृष्टि, अच्छी, ये सभी आंख के पर्यायवाची हैं। तो याद रखिएगा, समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अग्रज का सही विलोम क्या है? अग्रज का सही विलोम क्या है? देखिए दोस्तों, अग्रज का सही विलोम अनुज होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अग्रज का सही विलोम अनुज होता है। अगला प्रश्न है, धन का मतलब क्या होता है? देखिए आप लोग किस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत ही आसान आसान टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं और अच्छे भी प्रश्न पूछे गए हैं। धन का मतलब क्या होता है? तो धन का मतलब होता है दोस्तों अर्थ। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। धन का मतलब क्या होता है? अर्थ होता है। इसके अन्य अर्थ होते हैं। धन का अर्थ संपत्ति भी होता है, योग भी होता है, ठीक है, और अर्थ भी होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? हर टॉपिक से लगभग यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द आत्मकथा होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अन्न और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन। पहले अन्न का अर्थ क्या है? अनाज है। दूसरे अन्य का अर्थ दूसरा है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। निर्गुण शब्द में क्या उपसर्ग है? आपको यह बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन निर। निर्गुण शब्द में निर उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग का प्रयोग दोस्तों शब्द के पूर्व में होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, जबकि प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में होता है। अगला प्रश्न है, खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है? देखिए दोस्तों, खिलौना शब्द में मूल शब्द खेल है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है? खेल है। इसमें दोस्तों खेल में औना प्रत्यय जोड़कर खिलौना शब्द बना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो सिंपल सा प्रश्न है, स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। किसका मेल होता है? स्वरों का मेल होता है। अगला प्रश्न है, उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? देखिए दोस्तों, उन्होंने कहाँ जाना है इस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। इसका शुद्ध वाक्य होगा उसे कहाँ जाना है। क्या होगा? उसे कहाँ जाना है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है। सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, सामासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। जबकि संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उर्वशी किसकी रचना है? देखिए दोस्तों, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। इसके लिए दोस्तों दिनकर जी को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनकी अन्य रचनाएं हैं दोस्तों रसवंती, रेणुका, रसमरथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र आदि। यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन राइट है। इस प्रकार से आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।